मॉर्निंग व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा उमर और आप मुझे देखेंगे 12 बजे तक। कल हमने आपको बताया था कि हम आज बात करेंगे जी मोबाइल फ़ोन्स और उनके यूजेस पे, लेकिन रात में मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, बहुत अच्छी दोस्त मेरी, जो इंतहाई अपसेट थी, इतनी अपसेट थी क्योंकि कुछ देर पहले उसका मोबाइल स्नैच हो गया था गन पॉइंट पे। और हमने सोचा कि ये इशू एक ऐसा इशू है जिसको मेरे ख्याल में 90% ऑफ लोग जिनको हम जानते हैं फेस कर चुके हैं। किसी ना किसी इंसान की कोई ना कोई चीज़ लुट चुकी है, किसी की गाड़ी स्नैच हो चुकी है, किसी के मोबाइल स्नैच हो चुका है, बैग स्नैच हो चुके हैं, कैश स्नैच हो चुका है। और जिनका नहीं हुआ वो मेरे ख्याल में चंद खुशकिस्मत लोग हैं जो बच गए हैं। और कुछ पता नहीं कि जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ कि हमारे साथ भी अल्लाह ना करे आइंदा इस तरह हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इशू इन द कंट्री राइट नाउ। जहाँ देखें, जिससे बात करें, किसी ना किसी का मोबाइल ज़रूर स्नैच हुआ होता है। और ये एक बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन है। अभी रिसेंटली हमने पिछले एक हफ्ते में जितने केसेस देखे हैं मोबाइल स्नैचिंग के, उनको देख के हमें बहुत ज़्यादा शॉक मिल रहा है, क्योंकि वो केसेस कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कहीं सिक्योरिटी नहीं है, रोड पे चलना तो क्या, अब तो गाड़ी में भी आप बैठे हो तो आप सिक्योर नहीं होते, क्योंकि क्या पता किस रेड लाइट पे रुकेंगे और कोई आएगा गन पॉइंट पे आपका मोबाइल ले जाएगा। जो बाइकर्स हैं और पेडेस्ट्रियंस हैं और जो साइकिलिस्ट हैं, वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, बिकॉज उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा होता है विद एनीबडी ऑन द स्ट्रीट। तो जी आज हम इन स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में बात करेंगे जो जिनसे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हम सब इस मुल्क के शहरी हैं। वैसे तो ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क है और हम आज़ादी से फिर सकते हैं इस मुल्क में, लेकिन अब हम आज़ाद नहीं रहे। आइए एक छोटा सा पैकेज देखते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर। ये है हमारा आज़ाद मुल्क और हम हैं एक आज़ाद कौम। हम सब जानते हैं कि ये आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। लेकिन ज़रा रुकिए, फिर हम घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते क्यों हैं? हाँ, यही कि मोबाइल बचाएं, पैसे बचाएं या गाड़ी बचाएं। हमारी जान तो शायद एक छोटी सी चीज़ है, शायद इतनी ही छोटी कि इसकी कीमत 1500 का मोबाइल भी हो सकता है। यानी आज़ादी के लिए कुर्बानियों का अमल अब भी जारी है। एक तरफ जहां हमने तरक्की की है, वहीं स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। फिर चाहे इसकी वजह गुर्बत, जहालत या कम इल्मी बताई जाए, लेकिन जुर्म तो आखिर जुर्म ही होता है। सड़कों पर छीना झपटी के इन वाक़यात ने हमें एक अनजाने ज़हनी खौफ में मुब्तला कर दिया है, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलते हैं। उन्हें हर वक्त बस यही धड़का लगा होता है कि कहीं उन्हें लूट ना लिया जाए। लूटा जाना तो एक तरफ, बाज़ औक़ात तो सड़कों पर फिरते ये चोर मासूम लोगों की जानों से भी खेल जाते हैं। लेकिन जनाब, लोगों को मालूम है कि ये डाकू पुलिस की कैद से छूट ही जाते हैं, इसीलिए कभी कभार पुलिस के आने से पहले ही इनका फैसला अवाम की अदालत में ही हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम आम हो चुके हैं। सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपको सिस्टम सही करना है, डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। लोग ने बोला कहाँ जा रहा भाई, मैंने बोला भाई काम पे जा रहा हूँ, बोला निकाल मोबाइल, मैंने बोला ये लो भाई। लोकल बसेस है, उसके अंदर लोग घुस जाते हैं। बड़ी शारा फैसल के अंदर कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझसे खुद 60,000 एक दफ़ा छीन चुके हैं, मेरे 2 कड़े छीन चुके हैं, पुलिस को बताया, कुछ भी नहीं आज तक हुआ। यही हमारे पाकिस्तानी जब दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वहाँ जराइम से खौफ खा रहे होते हैं और वो जराइम नहीं करते, इवन सिग्नल नहीं तोड़ रहे होते हैं, पार्किंग सही होती है, अपने पैदल सही चल रहे होते हैं, तो वहाँ दुकानें भी खुली होती हैं। सिर्फ कानून पर अमल दरामद की ज़रूरत है। जैसे कोई रिलेटिव्स आ जाते तो उन्हें बताना पड़ता है कि आपके हाथों में चूड़ियाँ या चीज़ें ना पहने, क्योंकि यहाँ तो मसले ही अलग हैं। ज़रा सा निकलें तो सेल फोन छिन जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता हाथ में अपने पास। मैंने उनको उलझाया कि मेरी सिम तो दे दो, मगर मेरा मोबाइल लेकर चला गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलो मोबाइल पे मेरी जान छूटी। मेरा मोबाइल छीना है, मैंने कोई नॉइस वॉइस वगैरह कुछ नहीं की, मतलब पीसली वाला था। मोबाइल वाले अचानक आके कहते हैं क्या हुआ, मोबाइल चोरी हुआ है। मैंने सर मैंने तो आपको कन्फर्म ही नहीं किया, ना मैंने कुछ बोला आपको। क्या वो उस गाड़ी के पीछे टो करते हुए गए, टो करके आगे बोलते हैं कि सॉरी हमारे हाथ से निकल गया, देखा नहीं। और हमसे मुझसे पूछते हैं कि यार आपने गाड़ी देखी थी, कैसे किस कलर की थी, यार आपने गाड़ी का नंबर नोट किया था। तो मैंने उनसे ये कमेंट्स पास किए थे कि मैंने कहा सर आप उसके पीछे टो करते हुए जा रहे थे, आपने गाड़ी नहीं देखी। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, इसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हम पुलिस वालों को बोलते हैं बुरा कह रहे हैं, नहीं,
ये कि लोगों के जहन में बची पुलिस 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 इतना नहीं करती। अगर हम इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए FIR कराएंगे देन इट विल बी अ बिग लिस्ट एंड वी नो दैट उसका कोई रिजल्ट नहीं है। सो अपनी सिक्योरिटी खुद करो, दैट्स द बेस्ट वे। दिस इज़ माई मैसेज टू एवरी पाकिस्तानी कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए खुद से कोई स्टेप लो। अब तो ये भी जरूरी हो गया है कि इन चोर उचक्कों को देने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ हो, वरना हो सकता है कि कुछ ना होने की कीमत आपको अपनी जान की सूरत में चुकानी पड़े। इन तमाम वाकयात से बचने के लिए आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर रखिए नजर, कहीं ऐसा ना हो कि इन चलते फिरते मुजरिमों का अगला निशाना आप ही हों। चल भाई जल्दी से मोबाइल निकाल। अबे जल्दी मोबाइल जल्दी कर, जल्दी मोबाइल दे, जल्दी निकाल पैसे दे, जल्दी गाड़ी को। अबे कौन पैसे? अबे क्या पैसे? इन पैसे पैसे एक खातून ने बिल्कुल ठीक अपने आप को खुद बचाना होगा अपने लेवल पे। भाई हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं, लेकिन आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने अपने लिए कुछ रूल सेट किए हुए हैं कि जी महंगा फ़ोन अगर आपने ओन करना भी है अव्वल तो ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि छिन जाना है। तो साथ एक सस्ता फ़ोन ज़रूर रखें, महंगे फ़ोन को छुपा के रखें जब भी आप गाड़ी में बैठें। ज़्यादा कैश लेके मत चलें, एक्सपेंसिव ज्वेलरी मत पहने। शादियों पर पहननी भी है एक्सपेंसिव ज्वेलरी तो आप वो सिर्फ जाके जब पहुंच जाएं वेन्यू पे तब पहने। कभी ट्रैवल ना करें, क्योंकि आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतनी ज़्यादा गुर्बत है, ऑब्वियसली लोग जो हैं वो रिबेल कर रहे हैं और आप उनको ज़्यादा इनवाइट करेंगे तो आप ही निशाना बनेंगे। बहुत सारी हमने डेथ्स भी देखी हैं। इनफैक्ट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, उसका एक भाई जो है वो अभी रिसेंटली ही वाज शॉट क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, रेजिस्ट किया, अपना मोबाइल नहीं दिया और उनको गोली मार दी गई एक फ़ोन के पीछे। कितनी फैमिली को कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी से गुजरना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ वन फ़ोन। तो हमारे माँ बाप भी हमें यही कहते हैं कि बेटा देखो रेजिस्ट मत करो, कोई कुछ मांग रहा है दे दो, क्योंकि जान से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। गेस्ट हमारे आज के आ चुके हैं। हमने ख़ास आपके लिए एक ऐसे इंसान को बुलाया जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इन सब क्राइम से, DIG ईसा। लेकिन उन पे जाने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप कॉल कर सकते हैं 021322708161 से लेके 66 तक। कोई भी आपके सवालात हों, कोई आपने इंसिडेंट शेयर करना हो, ज़रूर कॉल करें। SMS करने के लिए हमारा नंबर है 8888। गो टेक अ ब्रेक एंड कम राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स टू ये वक्त है मेरा। हम आ चुके हैं वापस स्टूडियो में। हमारे साथ दोनों गेस्ट भी मौजूद हैं। उनको इंट्रोड्यूस आपको कराएं कि हमने ऐसे लोगों को आज बुलाया है जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है विद द टॉपिक स्ट्रीट क्राइम्स के साथ, उनको सॉल्व करने में, इन्वेस्टिगेट करने में, उनके बारे में जितना ज़्यादा हम उनसे बात करें उतना हमें पता चलेगा कि जी क्या वजूहात हैं इन सारी चीज़ों की, किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्या ये लोग कर रहे हैं टू लेसन दिस व्हाट्स हैपनिंग। मैं आपको
इंट्रोड्यूस ज़रा करा दूं कि सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं DIG ईस्ट मोहम्मद अकरम नईम भरोका साहब, जो जी प्रायर इंस्ट्रक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। एक्सपीरियंस इनका FIA में भी है काम करने का, एंड ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट इन CID। अभी ये DIG ईस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी CPLC के चीफ अहमद चनॉय, जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं। 20 साल से इनका ताल्लुक है CPLC से, एंड ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल पाकिस्तान मेमन फाउंडेशन, जो एक कम्युनिटी है बेस्ड ऑन अबाउट 2.5 मिलियन पीपल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच कि आप लोग अपने वक्त से ये टाइम निकाल के आए हैं, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों की बहुत बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। सबसे पहले DIG साहब आपसे सवाल करूँगी कि आपकी जो DIG ईस्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, क्या क्या रीजन्स आते हैं आप लोगों के अंडर? मेरे पास ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्ट और मलीर, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहे होते हैं मेरे ख्याल में उसी एरिया में। क्राइम वाइज नहीं, लेकिन इट्स अबाउट हाफ ऑफ द कराची एरिया वाइज जो बिल्कुल बिल्कुल पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन। ठीक है। और CPLC जो है अहमद साहब, वो किन एरियाज़ को कवर कर रहा होता है? कौन कौन से एरियाज़ में आप लोगों की ऑफिसेज हैं? या बेसिकली CPLC कराची जो है इस वक्त एंटायर कराची को कवर कर रहा है, जिसमें कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ठीक है। मलीर, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल। ठीक है। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो CPLC के सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में, और एक मेन ऑफिस है हमारा CPLC का जो सिंध गवर्नर हाउस में है। ठीक है। चीफ CPLC का जुरिस्डिक्शन पूरा सिंध है, और हम इंशाल्लाह इसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह मार्च में हैदराबाद में भी जो है वो CPLC का इनॉग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की दोनों रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो हैं किस हद तक इकट्ठे काम कर रही होती हैं इन क्राइम्स के अगेंस्ट? देखिए, हम एज अ सपोर्टिव फोर्स हैं पुलिस के लिए, हम कोई फोर्स नहीं है, हमारा एक सपोर्टिव रोल है इनके लिए। ठीक है। CPLC, सॉरी, आई एम सो सॉरी, व्हाट इज CPLC रियली स्टैंड फॉर? ये जो इनिशियल्स हैं? दिस इज सिटीजन्स पुलिस लियाज़न कमेटी। ठीक है। और हमारा काम ये है कि जी पुलिस और सिटीजन्स के दरमियान एक राब्ते का किरदार अदा करना है। ठीक है। और पुलिस को और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपनी टेक्निकल एबिलिटी से, अपने एक्सपीरियंस से सपोर्ट करना है। ठीक है। तो हमारा रोल सिर्फ उसी हद तक है। एक्टिव फोर्स जो है वो पुलिस है। CPLC की जितनी भी सक्सेस है वो पुलिस की बदौलत ही है, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करती है। कितना वो जल्दी एक्शन ले रहे होते हैं। जी आप बताइए। जो CPLC का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी दुनिया में कम्युनिटी को साथ मिला के पुलिसिंग करने का कॉन्सेप्ट है। लंदन में ये नेबरहुड वॉच के तौर पे, नेबरहुड पुलिसिंग के तौर पे बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा इंटीग्रेटेड है कम्युनिटी। लेकिन CPLC ने यहाँ ओवर द टाइम इतने सालों में अपनी एक नीश क्रिएट कर ली है, और वो बहुत एक पॉजिटिव इनका इमेज है इन द सोसाइटी। वो ये है कि जो हमारी किडनैपिंग फॉर रैंसम्स का क्राइम है, अच्छा, इसमें इनिशियली जितना क्राइम था वो CPLC ने हैंडल किया, और आप लोगों की मदद के साथ ऑफ कोर्स। इसमें अभी भी जितने हमारे किडनैपिंग बहुत ज़्यादा क्राइम यहाँ पे है, और रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अब कुछ कम केसेस इसके हमें नजर आ रहे हैं। ये कि अबाउट 95% जो केसेस हैं वो इसमें डिटेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। और जो मगवी हैं वो वापस आते हैं। एक्सीलेंट। और जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी कोलैबोरेशन है बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट एंड CPLC। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि रिसेंटली अभी एक और इंसिडेंट हुआ था जिसका मेरा भी उससे ताल्लुक था। एक फ्रॉड स्कैम केस था किडनैपिंग का, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, और उनकी बेटी किडनैप हुई हुई थी और वो डोनेशंस मांग रहे थे, और हम सब ने बड़ी एक्टिवली डोनेट किया, और जी पता चला कि वो फ्रॉड था, एक स्कैम था। हमने कहा हमारे पैसे तो गए, और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स लोगों ने डोनेट की थी, लेकिन द पुलिस, आई थिंक दे वेंट, उन्होंने फ्रीज किया उनका अकाउंट, उन्होंने उनको अरेस्ट किया, और सबके पैसे वापस मिल गए, व्हिच वाज अ वेरी बिग स्टेप। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि जी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट आई बिलीव एक्टिवली अब काम कर रही है। नहीं, पुलिस बहुत ज़्यादा काम करती है। इशू ये है कि एक तो उसकी प्रोजेक्शन उस तरह नहीं होती। इस पे हम अभी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कि लोग तो यही कंप्लेन करते हैं कि जी जितने क्राइम्स हो रही हैं, थेफ्ट्स हो रही हैं, उनमें जी पुलिस का हाथ होता है, वो तो मिले हुए होते हैं, उनको पैसे खिलाए हुए होते हैं, उनको कट मिल रहा होता है। ये क्यों है? ये सोच क्यों है? इसमें कितना सच है? इसमें जो आपका क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। लोगों को ये परसेप्शन है कि पुलिस को पता है कि क्राइम कहाँ क्या हो रहा है, और वो इजाजत दे रहे हैं। और इस परसेप्शन की एक एंगल तो ये है
کہ شاید یہ لوگوں کا کانفیڈنس ہے کہ جو بھی کرائم ہوتا ہے پولیس کین ہینڈل اٹ. اگر پولیس چاہے اور اگر صحیح طریقے سے ہینڈل اور اگر نہیں کر رہی تو پولیس ایگزیکٹلی جو پولیس کی کیپیبلٹی ہے اس پہ ایک ہیوج ایمنس لوگوں کا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانفیڈنس ہے. اب ہمیں اس کو کہ ہم کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں یہ کویسچن ہے. اور یہ ہمارا ایک تو پبلک امیج کا ایشو ہے ہی ہے, اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ میں جتنی بھی یہاں باتیں کر لوں یا ہم لوگ جتنی بھی ایفرٹ کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہمارا جو سائل ہے یا عام شہری ہے اگر اس کو ہم سیو نہیں کر سکتے, وہ لوٹنے سے نہیں بچ سکتا, تو وہ ہماری ساری ایفرٹ جو ہے وہ ضائع جاتی ہے. تو سی پی ایل سی کے میں اگر بڑے سیریس کرائمز جو ہیں وہ ہم نے مل کے ان سے کیے ہیں. اچھا. لیکن ایک موبائل جب سنیچ ہو جاتا ہے یا ایک گھر میں جب ڈکیتی ہو جاتی ہے تو اس گھر کے لیے یا اس شخص کے لیے جس سے موبائل چھینا گیا ہے تو اس کے لیے تو وہ ہم لوگوں کی ایفرٹ زیرو ہے. اس لیے ہمیں ایک طرف تو یہ ہے کہ جو یہ ایک اسٹریٹ کرائم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا ایک کال لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں آپ کی طرف. جی مسز شاہد کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آشا؟ کیسی ہیں آپ مسز شاہد؟ تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا آپ کو. جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اور میں جب سے آپ کا شو شروع ہوا یقین مانے روزانہ فون ملاتی ہوں. میری آج میں صبح سے لگی ہوئی. دیکھیں آج آپ پہلی کالر ہیں میری شو کی, بہت مبارک ہو آپ کو مسز شاہد. کوئی سوال ہے آپ کا؟ ڈی آئی جی ایسٹ بیٹھے ہیں سی پی ایل سی کے چیف. میں اپنے نا ایکسپیرینس میرے بیٹے کے ساتھ ہوا, بائک پہ تھا, رات کو 12:30 بجے آ رہا تھا اپنے آفس سے, اور شادی سے اس کے کوئی 2-3 ہفتے پہلے سے واردات ہوئی. یہ فضل میل ہے نا, یہاں سے لڑکے یہاں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے میرے بیٹے کو روکا بائک پہ اور دونوں موبائل چھینے, بائک چھینی, سارا سامان جو بھی کیش تھا سب لیا. ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے رپورٹ وغیرہ بھی کرائی, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کی شادی کے 2 مہینے بعد فون آیا کہ بائک مل گئی ناز آباد تھانے سے, ناز آباد کے ایریے سے آئے تھے, وہاں گئے, مل گئی بائک. اب وہ پھر بلایا گیا کہ نا کورٹ میں لڑکے پھر پکڑے بھی, انہوں نے لڑکے آئے تھے, بائک پکڑی گئی ان کے. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بائک تو مل گئی اور میرے بیٹے نے پہچان بھی لیا, مگر ہم اتنے خوف میں تھے کہ نا پولیس نے بہت اچھے کام کیا. خیر میں ان کو کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ لوگ سب کہتے ہیں برا ہی ہوتا ہے, نہیں بہت اچھے. خوف کس چیز کی آپ بات کر رہی ہیں؟ رپورٹ کرانے کا خوف؟ ہاں نہیں, مطلب پہچان لیں گے پھر میرے بیٹے کا راستہ وہی اور نہ ہے آنے جانے کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو مسز شاہد. لوگ ڈرتے کیوں ہیں رپورٹ کرانے سے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اگین جو گروپ کام کر رہا ہے اس کو پتہ چلے تو کچھ اور. شاید نے کہا کہ ہمیں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ کل کو یہ اگر ہم اس کیس کو پرسو کریں گے پھر سے کچھ تو پھر ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. دوسرا نتیجہ نہیں نکلتا. موسٹ آف دا کیسز میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز واپس مل جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کرائم کو رپورٹ کریں, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اوپر ہم اپنی ایف آئی آر درج کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ مے بی ایک انڈیویجول کیس تو شاید ٹریس نہ ہو, یا جس کا موبائل گیا ہے وہ اس کو وہ موبائل نہ ملے, لیکن اوور آل ہمیں جو کرائم کی سچویشن ہے پورے سٹی میں اس کا صحیح اندازہ ہو سکے. ٹھیک ہے. احمد صاحب آپ سے کہوں گی کہ کتنے کیسز آپ لوگوں کے پاس, کتنی فون کالز, کتنی کمیونیکیشن آ رہی ہوتی ہے شہریوں سے آن اے ڈیلی بیسس؟ دیکھیں سی پی ایل سی کا کال سینٹر ہے جو 24/7 آن ہے. بالکل, اور میں نے سنا ہے کہ بہت 6000 سے زائد کالز ہمیں روزانہ ہوتی ہیں, اور ہمارا کال اٹینڈنس ریٹ جو ہے وہ 99% ہے. مشکل سے 1% ہماری کال ڈراپ ہوتی ہے کیونکہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے, ہماری وائس ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنی کالوں نے ہمیں ہٹ کیا اور اس نے سکسیڈ نہیں کیا ہمیں گو تھرو ہونے کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سی پی ایل سی کے جو سیٹ اپ ہے اس میں ہمارا 22 لائن کال سینٹر ہے جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے. بالکل جی, ہم پولیس سے ڈائریکٹلی لنکڈ اپ ہے. ٹھیک ہے, سوری سی پی ایل سی کا ایک دفعہ نمبر ذرا ہم ویورز کو بھی بتائیں. 35662222, اور یہ 24/7 ہے, اور 22 لائنیں ہیں, کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کو کال اٹینڈ ہو جاتی ہے. اور یہ 6000 سے زائد کال جو ہے وہ انفارمیٹیو کالز بھی ہوتی ہیں, کمپلین کالز بھی ہوتی ہیں. لیکن کرائمز کی کتنی ہوتی ہیں, کرائم رپورٹس؟ جی میرا خیال ہے کہ 50% کرائم رپورٹ ہوتی ہے, اور اس میں زیادہ تر کرائم رپورٹ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز پہ آتا ہے, جس میں انٹری ہمارے پاس ہو جاتی ہے کہ اگر موبائل فون چھنا گیا تو ہم نے اپنے ڈیٹا بیس پہ انٹری کر لی, موبائل فون کی معلومات کر لیں. اور اب کنٹری سے بھی بہت ساری کالز آتی ہیں جس میں موبائل فون سنیچنگ اور موبائل فون تھیفٹ کی جو ہے وہ رپورٹس ہوتی ہیں.
डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं, हमारा कॉल सेंटर उसी वक्त जो है वो सेट पे हम डायरेक्टली लिंक्ड अप है पुलिस के साथ। हम 15 पे इतला करते हैं और अकॉर्डिंगली 15 इसको रिएक्ट कर जाता है। हमारा जो ये 15 का इन्होंने जिक्र किया, ये हमारा मैंने तो 15 का ही सुना है। 15 तो 15 एक तो ये इजी टू रिमेंबर नंबर है, ये भी CPLC की ये हमारा पुलिस का है जी, इनका पुलिस ये 15 मददगार है और अभी इसको रीलॉन्च किया है। ठीक है, हमारे IG साहब ने एक इनिशिएटिव लेके और ज़्यादा इफेक्टिवली पूरे कराची में 15 हमने 15 के सेंटर्स बनाए हुए हैं पुलिस स्टेशंस के अलावा। हमारे 112 पुलिस स्टेशंस हैं और ये 15 अलग सेंटर्स हैं जो कि फुली इक्विप्ड किए हैं उनको अपनी मोबाइल गाड़ियों से, और वो लिंक्ड है हमारे सेंट्रल जो डेटा सिस्टम है। तो 15 को जब आप कॉल करते हैं तो हमारा हमने टारगेट किया हुआ है कि विद इन 5 मिनट्स जी, ये मैं पूछना है कितनी देर लगती है कि अगर किसी के घर डाका पड़ रहा है और वो कहे कि जी डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज, दुनिया सारी में ये टाइम जो है रिएक्ट करने का ये अब 2 से 3 मिनट तक आ गया है जो कि एडवांस कंट्रीज हैं। हमारा टारगेट 5 मिनट का है कि हम 5 मिनट में रिएक्ट कर जाएं। कहीं 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन तो हमें तो इतनी इंसिडेंट्स हम सुनते हैं कि जी घंटों वेट करते रहे, कोई ना आया, किसी ने नोटिस ना लिया, ये क्यों हो रहा है? ये भी कंप्लेंट्स हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं गाड़ियों के लिए। लेकिन ये है कि हमारे बड़े लाइव किस्म के पिछले कुछ दिनों में पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें एक ऐसा हर दिन हो रहे होते हैं। उसमें अभी कल रात को मेरे एक अफसर जो है वो ज़ख्मी हुआ है। कोई एक हफ्ता पहले मेरे एक और ऑफिसर जो SHO था वो ज़ख्मी हुआ। इस तरह कॉल चली 15 पे, रिएक्टेड और डाकुओं ने उनको ऊपर फायरिंग की। तो ये हमारा डेली बेसिस पे नंबर ऑफ एनकाउंटर्स हैं, हमारी रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा हो रहा है और इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि कितने केसेस होते हैं मोबाइल स्नैचिंग के? मोस्टली सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस चीज़ की थेफ्ट की है? गाड़ियों की, मोटर बाइक्स की, कैश की, मोबाइल्स की? मोबाइल्स की ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन ऐसी कमोडिटी है जिसकी सबसे ज़्यादा स्नैचिंग है कराची में। गाड़ियाँ तो तकरीबन 12 या 13 पर डे का एवरेज आता है और जो मोटरसाइकिल्स हैं उनका एवरेज 50-55 के दरमियान रोजाना चलता है जी। और हमारे पास फोन्स का 150 का एवरेज है। हाँ, फ़ोन का 150 का एवरेज है और हम ये समझते हैं कि ये बड़ी लेस रिपोर्टिंग है। ये मेरा ख्याल है 30% रिपोर्टिंग भी नहीं है ऑफ द एक्चुअल सिनेरियो दैट्स हैपनिंग अराउंड। बेसिकली हमारा जो कॉल सेंटर है वो एक सप्लीमेंट फोर्स है टू द पुलिस 15। लोगों को चाहिए कि पहले 15 ही कॉल करें, वो सबसे आसान भी है और दे शुड रिएक्ट। और अब जो नया सेटअप बनाया IG साहब ने, मैं ख़ुद उसको विज़िट भी कर चुका हूँ और हमने ही भी इसको कहा था कि इसको फौरी तौर पर ऑन करें। बड़ा एक खूबसूरत कॉल सेंटर बनाया हुआ है जो 200 लाइन्स का है वहाँ पर CCP ऑफिस के अंदर, और वहाँ से उसका एक रिस्पांस सेंटर भी बना हुआ है। उस रिस्पांस यूनिट के तहत जैसे DI साहब ने बताया कि 15 सेटअप्स पूरे शहर में बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर और वो रिएक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक आवाम में एक तासुर है कि जी 15 रिस्पांस नहीं करता, तो बात यह है कि 15 की रिस्पांस बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमारी एक सर्वे है कि मेरा ख्याल है 30% के करीब कॉल्स जो हैं 15 पर जो है वो बेकार आती हैं। नहीं, ज़्यादा बेकार होती हैं। हाइपर में 7 to 80% कॉल्स बेकार हैं, वो बेकार हैं और वो हमारे ऊपर लोड पड़ता है जा रहा है उसको। बेकार का क्या मतलब? बेकार से मतलब ये कि वो तंग करने के लिए फ़ोन करते हैं ऑपरेटर्स को, और ये खामखा की एक बात है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि ये हमारे मुहाफ़िज़ बैठे हुए हैं और इनको जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें बजाय इसके कि उनको तंग करें। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों की भी जाने जो है वो खतरे में है जब वो इन वारदातों से और इस तरह की सिचुएशन में होते हैं। आवाम को ये सोचना चाहिए कि एक गलत कॉल जो है वो किसी एक की ज़िंदगी ले सकती है, इसलिए कि जो टाइम बर्बाद हो रहा है, क्यों में बैठा हुआ है वो उसका एक्सेस नहीं हो रहा। तो हम इनको इल्ज़ाम देने के बजाय हम थोड़ा सा हमारी आवाम को भी ये मैसेज दें कि जी फालतू कॉल्स जो हैं वो ना करें, तंग करने वाली बात ना करें। एक कॉल लेते हैं जी। लैला है कराची से। कौन है लैला? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, मैं लैला बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम लैला, कैसी हो? जी ठीक ठाक हूँ। आज जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं ना, आज सुबह ही मेरी सिस्टर के साथ हुआ है। रियली? वो ऑफिस, जी सुबह ही हुआ है और वो ऑफिस जाने के लिए अपने गेट पे खड़ी हुई थी। 2 मोटर बाइक वाले आए और गन पॉइंट पे उसका बैग छीन के मोबाइल। और किधर हुआ ये इंसिडेंट लैला? जी किधर हुआ ये? किधर? ये कराची में हुआ है।
किधर? कराची तो बहुत बड़ा है। लोकेशन क्या? डिफेंस के इलाके में। डिफेंस क्लिफ्टन में भी जितने इंसिडेंट्स में ख्याल में ज्यादा डिफेंस क्लिफ्टन में ही हो रहे हैं। हाँ जी। और इसके साथ दूसरी दफा हुआ है, उसे धक्का दिया गया और उसे लेकर, और जबकि वहां से मोबाइल भी पुलिस की गुजर रही थी, उसने हाथ भी दिया, उन्होंने कोई वो नहीं सुना या कोई हेल्प आउट नहीं किया। तो अब वो इतनी परेशान है क्योंकि सारी उसके डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल और बैंक के क्रेडिट, ये वो सब चीजें ना उसी में। ठीक है। तो अब यही मैंने पूछना था डीआईजी साहब से कि मतलब इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। आपने रिपोर्ट की इस इंसिडेंट की? जी, आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है इसकी? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं करवाया। क्यों? इतने घंटे हो गए सुबह से। मैं इसमें तो मुझे यही पूछना है, क्या रिपोर्ट्स वगैरह दर्ज करवा के हमें मतलब हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश तो करें। कोशिश किए बगैर लैला आप कैसे कह सकती हैं कि क्या होगा? आप शो देखती रहिए, हम अभी बताते हैं आपको क्या करना है। जी, मैं पहली बात तो ये कि आवाम को ये चाहिए कि फौरन रिपोर्ट 15 जी, लैला 15 पे कॉल करें और रिपोर्ट करें और उसकी रिपोर्ट करें क्राइम, ठीक है, सो दैट कि हमारा रिएक्शन टाइम देखें कि हम कितनी देर में पहुंचे हैं। और 15 पे जो भी कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं और उनका सुपरवाइजर जो वो चेक करते हैं कि हमारे जो अफसर्स हैं वो कितनी जल्दी उसको कर रहे हैं, वो बकायदा लॉग हो रही हैं और उसका कोई ना कोई नतीजा हमने निकालना है, उसके ऊपर रिपोर्ट करना है। सेकंड ये है कि फिर पुलिस स्टेशन जाके तो इसकी FIR दर्ज करवाएं, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स पकड़े भी जा रहे हैं और उनसे चीज़ें रिकवर भी हो रही हैं। लेकिन हम इन सारी देख रहे हैं, सारे एफर्ट्स भी जो आप भी बता रहे हैं, लेकिन क्राइम रेट कम क्यों नहीं हो रहा? उसकी स्टैटिस्टिक्स में कोई कमी क्यों नहीं आ रही? इसकी जो कोई एक वजह नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का सारा बोझ हमारे ऊपर है और हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम क्राइम को कंट्रोल करें, लेकिन इसमें बहुत से मुआशरती और दूसरे बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, लोग। मैं एक मिसाल देता हूँ, पावर आउटेज होती है कराची में बहुत ज़्यादा, ठीक है, अभी तो कम हो गई, पहले बहुत ज़्यादा हुआ बिल्कुल। और पावर आउटेजेस में लोग सड़कों पे आ जाया करते थे, हंगामे करते थे, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें सोसाइटी का ओवरऑल हम सब लोगों का उसमें तावन होना चाहिए, साथ मिल के काम करना चाहिए, बिल्कुल, तो वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन। बिल्कुल। अच्छा, आप CPLC के हवाले से बताइए। बहुत पॉजिटिव इमेज है CPLC का कि जी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो किसी किस्म का भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई औरत जो है उसको लग रहा है कि जी उसके पीछे कोई है या कोई हरास कर रहा है, तब भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं CPLC को? जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं इसमें लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पुलिस के साथ मिलकर उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस किस्म के सैकड़ों इश्यूज हमारे पास आते हैं और हम उसको डेली बेसिस पे व्हाट अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज फॉर एग्जांपल कि जी डोमेस्टिक अब्यूज में भी मारपीट हो गई है तो हम बुलाकर, हमारी लेडी मेंबर्स होती हैं जो उनको कंसोल भी करती हैं, घरों को विजिट भी कर लेती हैं, और फिर पुलिस के अमले के साथ मिलकर जो भी इसका सद्देबाब होता है वो कर लेते हैं। यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स की बात आई, DIG साहब हमारे बात यह है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि स्ट्रीट क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं और इसका कंट्रोल क्या है। बिल्कुल। CPLC ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और यहाँ लोग मेरी बात को सफाइज करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने कम्युनिटी केयर प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं जिन जिन इलाकों में, वहाँ स्ट्रीट क्राइम क्या क्राइम रेट 0 है, चाहे वो किसी भी सतह का क्राइम हो, जिसमें फिरोजाबाद का एरिया शामिल है, ब्लॉक 6 का, महमूदाबाद का एरिया शामिल है, शरफाबाद का एरिया शामिल है। यहाँ आप कह रहे हैं क्राइम रेट 0 हो चुका है? जी बिल्कुल 0 हो चुका है। DIG साहब के जुरिसडिक्शन में वो एरियाज आते हैं और वहाँ कम्युनिटी के लोग मिलकर जो है वो पुलिस की मदद से कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। देखिए ये मॉड्यूल ये है कि आप अपने इलाके में जितने भी मकान हैं 200-400 जो लोग साथ यूनाइट हो सकते हैं, जो गलियां साथ यूनाइट हो सकती हैं, वो मिलकर एक कम्युनिटी केयर प्रोग्राम बना ले। CPLC उसका चार्टर उनको दे देती है, उसका लाइसेंस दे देती है। अच्छा। उसमें ये होता है कि नफरी जो है वो इलाके के थाने से आती है और इसकी मैनेजमेंट जो है वो कम्युनिटी करती है। फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोविज़न है जिसमें पुलिस मोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं और अपना वॉकी टॉकी सेट्स वगैरह हैं, या वहाँ डिजिटलाइजेशन एरिया के अंदर वो कम्युनिटी खुद करती है और एरिया का जो SHO होता है या एरिया का जो सीनियर ऑफिसर होता है वो उसको ओवरसी भी करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बिलखुसूस स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर रही है। अच्छा, अब हमने ये सिर्फ इन एरियाज़ में नहीं, रेसिडेंशियल एरियाज़ में नहीं, हमने इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। टिब्बत सेंटर के एरिया में इम्प्लीमेंट हो गया है और अब जो है वो
कोरंगी के एक सेक्टर 23 में जो है वो इम्प्लीमेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम रेट था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक कम्युनिटी की अपनी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं आएगी, लोग खुद नहीं चाहेंगे, ये चीज़ें जो हैं वो खुद अपनी जो आपकी इनपुट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही की ज़िंदगियों का सवाल है। अभी हम चलते हैं फारिया के पास, जो कराची में गुलशन इकबाल के थाने में मौजूद है। वहाँ SHO से भी बात करेंगी और कुछ मुजरिमों से भी बात करेंगी। तो फारिया की तरफ चलते हैं। जी फारिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आयशा, हमारे मुल्क में जो है स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ख़तरनाक जो वबा होती है या कोई एक जैसे होते हैं ना कि बहुत ही ख़तरनाक कोई गैंगस्टर आ गया है, वो बढ़ता जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं या लोग सिक्योरिटी के इदारे वो कहते हैं हम पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं होते। इसी बारे में हम यहाँ के SHO साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं DSP गुलशन आगा जमील। देखें जी, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपने एक सवाल पूछा है और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ इस माशरे में एक गैंग्रीन की तरह से फैलता जा रहा है। इसमें हम हम काम कर रहे हैं, इसमें कई एक अवामिल शामिल हैं। इसमें नंबर 1 जो इसको ख़रीद रहे हैं छीनने वालों से, एक तो उनके खिलाफ हमने एक सिस्टम बनाया कि उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जाए। दूसरे एक तो जो प्रोफेशनली हैं जिनका काम ही छीनना है वो ये काम कर रहे हैं। कुछ शौकिया लोग हमने पकड़े हैं कि जो बाकायदा ऑफिस में काम कर रहे हैं और आते हुए कि जी ये मोबाइल हम क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता था तो मैंने सोचा कि मोबाइल रस्ते से छीनता हुआ जाऊं। तो उसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस किस्म के लोगों में, अभी तो आप शौकिया ये क्राइम कर रहे हैं, लेटर ऑन आप फिर इसमें जब FIRs हो जाएंगी, आप इसमें आ जाएंगे क्रिमिनल उसमें लिस्ट में, तो आप क्रिमिनल होते जाएंगे। तो बेहतर है कि बल्कि आवाम हमारी आई बने जिनके साथ भी मोबाइल छीन रहे हैं या कोई वारदात हो रही है तो प्लीज काइंडली हमें बताएं। जिस तरह की आप देखेंगे कल जो है 4:30 बजे एक जो है कार स्नैच हुई है हमारे टाइम स्क्वायर से, फौरन SHO को इत्तला दी है कंप्लेनेंट ने, हमने मोबाइल से है और ट्रैकर से लोकेट किया है कि वो कहाँ जा रही है। बाकायदा उस एरिया की पुलिस को मेरा SHO दोस्त मोहम्मद गुलशन इकबाल वो बाकायदा मॉनिटर करता रहा, आगे मैसेज देते रहे और फिर इनकाउंटर के बाद हमने गाड़ी भी बरामद की, कंप्लेनेंट भी मौजूद था और जिस कार स्नैचर्स को हमने पकड़ा उसने कहा जी मेरे पास 1500 रुपए नहीं थे, लिहाजा मैंने 1500 रुपए की खातिर ये मोबाइल छीनने की कोशिश की है कार। और फिर उसी दौरान जैसे ही आपने मीडिया में स्लाइड चली है तो एक और कंप्लेनेंट आ गया, उसने कहा जी 4 दिन पहले मुझसे इसने ये मोबाइल ये कार छीनी थी। तो आप देखें हम आपसे शुक्रगुजार हैं कि आपके जरिए आपके मीडिया के जरिए भी हो रही है और हमारी अतुल इम्कान कोशिश है। लास्ट मंथ 41 मोबाइल रिकवर किए हैं SHO गुलशन इकबाल ने। जी SHO साहब, आपने जो लास्ट नाइट जो पकड़ा है मुजरिम, जरा उससे मिलवाएं। आयशा, उस मुजरिम के बारे में उन्होंने बताया है कि वो बहुत पुराना कार स्नैचर है, उसने काफी कार स्नैचिंग भी की है, साथ उसने मोबाइल स्नैचिंग भी की है, वो मोबाइल स्नैचर भी है। लेकिन वो बता रहे हैं कि वो ये अपनी बात कह रहा है कि मैं जो हूँ एक गरीब आदमी हूँ, मैंने 2000 रुपए के लिए ये स्नैचिंग की है, मेरे पास पैसे नहीं थे और इस वजह से मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया, मुझसे कहा कि जो है इस तरह को। आगे चलते हैं, उससे खुद ही बात करते हैं और देखते हैं कि इनका कहना जो इनका मौकिफ जो है वो मुजरिम तक कितना होता है। जी, इसमें से मुजरिम कौन सा है वो वाला? मैं आपको ये बताता चलूं कि जो भी मुलजिम होगा वो अपने आप को यही बताएगा कि मैंने पहली दफ़ा वारदात करी है, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। लेकिन जब किसी की चीज़ें बरामद हो जाती हैं, मुद्दई सामने होता है, तो वो एक बात बाकायदा क्लियर हो जाती है और सिर्फ लोगों में अवेयरनेस हो कि वो अपनी गाड़ी की अपनी चीज़ों की हिफाजत करें तो 50% भी वारदात कम हो सकती है। मैं आपको बताता हूं कि इस बंदे ने, इसका नाम है जावेद, इसने टाइम स्क्वायर से कल गाड़ी छीनने के बाद ये फरार हो रहा था। तो मुद्दे जो थे, जिन गाड़ी के ऑनर थे बिल्डर गुलाम रसूल शेख साहब, वो आए कि मेरी वो गाड़ी जा रही है। इसको हमने पीछा किया तमाम जगह मैसेज दिए। फिर कोरंगी के इलाके में बागी कोरंगी कब्रिस्तान के एतराफ़ में इससे इनकाउंटर हुआ और ये एक घर में दाखिल हो गया और वहाँ दाखिल होने के बाद इसने उस फैमिली को यरगमाल बना लिया। उस फैमिली की हालत ये थी कि गाड़ी तो हम भूल ही गए, उस फैमिली की हमें ज़्यादा वो होने लगी। फिर इसको हमने बड़े शेलिंग करके इसको अदमुरा करके इसको गिरफ्तार किया और वहाँ की आवाम ने बड़ी उसका किया। फिर वो मुद्दे भी, मुझे इस मुजरिम से बात करनी है, मुझे इससे बात कराएं। जी कौन सा? आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाए, आगे आ थोड़ा। जी ये बताइए आपने चोरी क्यों की है? 2-4 हज़ार रुपए के लिए हमने 2-4 हज़ार रुपए के लिए की थी, तो 2-4 हज़ार के लिए गाड़ी छीनने की क्या जरूरत थी? असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? मेरे साथ दूसरा लड़का था, वो लाया था।
दूसरा लड़का जो असला लाया था तो बकायदा प्लानिंग तो की होगी ना, जरा बताओ कैसे प्लानिंग की तुमने? वो आया मेरे साथ, मैंने उससे पैसे मांगे थे, मुझे जाना था उधर, इंतकाल हो गया था, मैंने उससे मांगे 3-4 दिन पहले वो आया था। तो उसके बाद आज कल फिर वो आया, मुझे बोला कि मुझे 3-4 हज़ार रुपये, मैंने बोला था उसको दे दे, बोला मेरे पास पैसे नहीं हो रहे, कहीं रोड पे जाके ना डकैती करते। मैंने बोला डकैती मैंने ना कभी की है ना मैं जाऊँगा अभी। 2-3 घंटे तक वो मेरे पास बैठा रहा, तो कहीं से नहीं हो रहे थे, वहाँ से फ़ोनें आ रही थी, वहाँ इंतकाल हो गया था। तो ये तुम्हारा मौक़िफ़ गलत है। अगर तुम इंतकाल हो गया तो तुम गाड़ी चोरी कर लोगे, गाड़ी चोरी करके तुम बेचोगे कहाँ पे? घर में क्यों घुसे थे? घर में घुसे हुए थे, पीछे पुलिस थी, इसलिए ना बचने के लिए घुसे हुए थे। बचने के लिए घुसे थे। साथ साथ आयशा ये बाकी 3 मुल्जिमान भी हैं हमारे पास जो कि स्ट्रीट क्राइम से मुलव्विस हैं और इनका भी यही मौक़िफ़ है। ये लोग, इनसे जब पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने पहली दफ़ा जुर्म किया है और हम बहुत मजलूम हैं, हमने गुर्बत के लिए था। आखिर अगर जुर्म किया है तो ज़रूरत क्या है? मेहनत भी तो कर सकते हैं। ज़रूरी है कि किसी की गाड़ी चोरी कर लेना, किसी का मोबाइल छीन लेना, किसी की जान के ऊपर आ जाना? अच्छा, एक सवाल जो हमने इनसे पूछना है कि हमने बहुत से लोगों से ये जाना है, लोगों ने कहा है कि जब हम कोई लोग कहते हैं कि हम इसलिए FIR नहीं कटवाते क्योंकि अच्छा तो ये एक मसला आता है। साथ साथ आयशा ये देखा कि यहाँ पे लोगों के साथ जो मसाइल हैं वो भी हैं, लेकिन ये लोग बहुत मासूम बनते हैं जुर्म करते हुए। जी आयशा। जी थैंक यू फारिया, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमने जाना से एक ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे DIG ईस्ट और CPLC की चीफ से। तो ब्रेक पर जाइए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। एक कॉल लेते हैं, लाइन पे हमारे साथ हैं कंवल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कहाँ से बोल रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ आयशा। जी जी बोलिए कंवल। आपका शो बहुत नाइस है और मैं CPLC की बहुत तारीफ करना चाहूँगी। बिल्कुल कीजिए। अप्रैल में 2010 में मेरे मामू का मर्डर हुआ था और CPLC वालों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने फौरन उनकी सिम ब्लॉक करी और जिन लोगों ने उन्हें कॉल करके बुलाया था उनका डेटा निकाला, सर्च करा उनका नंबर कहाँ है, पूरी तरह से इनका शामिल थे ये उन्हें पकड़वाने में। लेकिन जजेस ने हमें इंसाफ नहीं दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया और वो हमें इतना हरासा कर रहे हैं। हमने FIR वगैरह सब कुछ कटवाई लेकिन उन्हें उठाया नहीं जा रहा। ओह, यानी कि CPLC ने तो अपना काम पूरा कर लिया लेकिन उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। पुलिस ने जो असला शो करा हमारे सामने वो वहाँ अदालत में शो नहीं करा। अदालत में क्या नहीं किया? अदालत में उन्होंने वो जो असला वगैरह वेपन्स थे सारे उन्होंने वो शो नहीं करे, वेपन्स नहीं शो कराए। अच्छा अच्छा ठीक है। उन पर सिर्फ एक केस बनाया मर्डर का, जबकि उनके साथ मेरे मामू के साथ उनके साले थे, उन्हें जख्मी किया गया। उनके पास डबल सवारी पे वो थे, जब डबल सवारी बंद थी 2 केसेस ये हो गए, गैर कानूनी असला रखे हुए थे 3 केसेस ये हो गए और चौथा केस मर्डर का। ठीक है कंवल, थैंक यू। अभी पूछते हैं इसके बारे में। अहमद साहब, कहा इन्होंने कि CPLC ने तो पूरी अपनी कोशिश की और सब कुछ कर भी लिया जितना कर सकते थे, अभी इसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी अब कुछ नहीं हो रहा? केस मुझे याद है, एक जॉइंट एफर्ट थी पुलिस की CPLC आपको याद है ये? जी बिल्कुल। और इसमें बहरहाल डिटेक्शन हो गया था, हमने मर्डर्स को भी पकड़ लिया था। अब सवाल यही पैदा होता है कि आगे हमारा प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है वो बड़ा कमज़ोर है और उसमें बड़े लुकैनेज रह जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे वकील जो है वो मुल्ज़िमान को फ़ायदा दिलवा देते हैं और अल्टीमेटली जजेस जो है वो प्राइमा फेसी केसेस पर को डिसाइड कर देते हैं। तो ये हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, चाहे वो पुलिस की लीगल डिपार्टमेंट है, दूसरे इदारों की तरफ से है, वो बड़ा अच्छा और मौसर होना चाहिए और केसेस की जो बनावट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मुल्ज़िमान को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। देखिए हज़ारों केसेस रोज़ाना होते हैं और अब इतना एक्सपीरियंस हमारे इस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आ जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ लुकनाज रह जाते हैं उनको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल दी जाती है कि जी ये नहीं सॉल्व हुआ तो जी ये तो सब कनेक्टेड है ये लोग। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि आप लोग क्या हर्डल्स फेस करते हैं DIG साहब अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अपनी कार्रवाई में? हमारे हर्डल जो हैं वो एक तो ये है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि उसमें तनख्वाहें कम है।
लोगों की, तनख्वाहें- लोग काम नहीं करना चाहते? तनख्वाहें भी अब कुछ बेहतर हो गई हैं। अच्छा। लेकिन ये जो क्राइम मैनेजमेंट है ना जी, ये काफ़ी महंगा काम है। इसमें एक तो पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी को अब हमें आगे लेकर जो हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगी और हमारे मुल्क में नहीं आपने है। मूवीज़ में देखा होगा कि स्क्रीन लगी हुई है, पूरे शहर को कैमरा से कवर किया हुआ है। हमारे यहाँ हम थोड़ा उससे पीछे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि स्ट्रीट क्राइम के लिए ख़ास तौर पे अब मुझे अब इमेजिन करें, हमारे शहर में 200 से ज़्यादा कैमरेज नहीं हैं इस वक्त पूरे शहर में, और लंदन में 500,000 कैमराज हैं, 5 लाख। अगर इस शहर में 5 लाख अगर इस शहर में 5 लाख कैमराज लग जाएं तो कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई चीज ऐसी है जो छुपी रह जाए। अच्छा, इन 200 कैमराज में कितनी चीजें आप पकड़ पाते हैं, कितनी चीजें ट्रेस कर पाते हैं? इसमें हमारा ये जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक सेंटर है, तो कुछ कैमराज 40 करीब उन्होंने लगाए हुए हैं। अभी हमारा एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक सेटअप आ रहा है। मैं समझता हूँ कि आइंदा 4-5 माह में उसमें भी, लेकिन बात वही है कि अभी क्योंकि ये कैमराज जो है बहुत महंगे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, इनको इंटीग्रेट करने में। तो एक स्टेप लिया है पुलिस ने और हुकूमत सिंध ने, और इसमें ये 50 करोड़ से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अच्छा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इसमें इनपुट डालनी होगी और पूरे शहर को कवर करना होगा। तो गाड़ियाँ क्या कम है आप लोगों के पास, व्हीकल्स भी कम है? वो ओवरऑल एक पैकेज है जिसमें अब तो बहुत बेहतर सूरत हाल होगी गाड़ियों की। एक वक्त ऐसा था कि एक थाने में एक गाड़ी हुआ करती थी। अब कई थानों में 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5-5 गाड़ी हैं। इशू गाड़ियों का सच नहीं है, इशू ये है कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है पुलिस वालों की, और पुलिस की वालों की वेलफेयर है। फिर अब हमारे जिस तरह यहाँ पे कराची में पुलिस असाल्ट रेट बहुत ज़्यादा है, पुलिस के ऊपर हमले होते हैं, डकैट्स जो हैं वो एक मोबाइल छीनने वाला वो सीधा फायर करता है, सीधा फायर। और उसमें ये है कि हमें पुलिस की फैमिलीज को उनका केयर करनी है। बिल्कुल। देखिए ना, जानों को वो डाल रहे होते हैं बिल्कुल खतरे में। अभी अब जो हमारा यहाँ पे जो शहादत का रेट है, जितने लोग शहीद होते हैं वो एज कम्पेयर टू पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है पुलिस में, और किस तरह इस इमेज को बेहतर करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आप लेंगे। इस इमेज को हम कैसे बेहतर करें? देखिए, इसमें एक ताली तो 2 हाथों से बजती है। एक तो इसमें हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट पुलिस की है, हमारे जो मैनेजर्स हैं मेरे लेवल पे, मेरे से ऊपर लेवल के, तो एक तो हमें ये है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। हम जितनी मर्जी बातें कर लें, रिश्वत नहीं लेनी, जितनी एग्जैक्टली ये सारी इमेज प्रॉब्लम है। जितनी मर्जी हम बातें कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोगों की जो एक अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकेंगे कि एक आम आदमी रात को 12 बजे 1 बजे अपनी गाड़ी में जहाँ मर्जी चला जाए, उसको कॉन्फिडेंस हो कि पुलिस है। और एक हमारी यार्ड स्टिक मैं ये भी देता हूँ अपने, अक्सर मैं तो पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं ये कहता था कि जिस दिन शहरी पुलिस को देख के डरेंगे नहीं और उनको इत्मीनान होगा, मैं समझूंगा कि पुलिस का इमेज जो है वो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, एक कॉलर जल्दी से लेते हैं, फिर मेरे 2 और सवाल हैं आपसे। जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीजुर रहमान है। वालेकुम और सलाम। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। जल्दी से कोई सवाल पूछें या बात करें, टाइम बहुत कम है। मैं आईजी साहब से पूछना चाहता हूँ, और ये जो सीपीएलसी वाले हैं, जब ये क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो इनके चेहरे क्यों छुपा देते हैं? अवाम को इनके चेहरे क्यों नहीं दिखाते ताकि लोगों को पता लग सके कि ये कल्प्रिट्स हैं माशरे के, और ऐसे लोगों से बचें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी अहमद साहब। मेरे ख्याल ये विटनेस की बात आ जाती है कि हमें इनको जब विटनेस को लेकर आना पड़ता है कोर्ट में, तो उनका वकील ये वो प्रोटेस्ट ना करे, जो क्रिमिनल्स का वकील होता है, कि जी इनके चेहरे तो पहले दिखा दिए थे और पहले से पता था उस फुटेज के जरिए कि इन चेहरों को आपने रिकॉग्नाइज करना है। प्लस तो वो एक टेक्निकल बात है जो कोर्ट में हमारे एडवांटेज में नहीं जाती, और इस वजह से जो है वो उनको मीडिया में उस वक्त नहीं दिखाया जाता। आप कुछ कह रहे थे? ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो क्रिमिनल है उसको जो विटनेसेस हैं उन्होंने जब उसको एग्जामिन करना है तो उसको पहचाने के ये इसमें किया है। अगर वो पहले टीवी पे आ जाएगा तो फिर जो पहचानने वाली बात है। मुझे ये भी लगता है कि जब तक आप उनको कन्विक्ट ना कर लें कि वो कंप्लीटली गिल्टी हैं, तो क्यों आप उनको डिफेम करें? एक ये भी रीजन हो सकता है। ये भी कि अभी अगर इसमें ये बात नहीं है, वो तो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, तो वो रेड हैंडेड पकड़े गए, लेकिन वो बात लीगल रिक्वायरमेंट जो है उसको हमें ऑब्जर्व करना होता है। प्लस विटनेसेस भी बहुत डरते हैं आगे आने से, उन्होंने कुछ देखा भी है, चुप करके नहीं जी कुछ नहीं देखा नहीं है। ये अभी यहाँ पे कराची सिंध में
विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है। कब शुरू हुआ है? हो चुका है, उसके ऊपर काम हो गया है और उसमें हमने कि विटनेस जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। जो हमारे एंटी टेररिज्म के केसेस हैं उसमें तो हम विटनेसेस को रिलोकेट भी कर देते हैं, अच्छा, जगह से टू अनदर प्लेस, ठीक है। और फिर उसके अलावा इनको पुलिस प्रोटेक्शन देना, ठीक है। विटनेस में इसमें ये जो कोर्ट्स, इसमें कोर्ट्स भी हैं शामिल, कोर्ट्स के एहलकार भी हैं, तो इन सब को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक और सवाल ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप कुछ मेजर्स हमें ब्रेक में बता रहे थे जो लोगों को करने चाहिए अपनी गाड़ियों को महफूज रखने के लिए, अपने आप को, वो किस तरह एक आम शहरी अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट ऑल दिस? देखिए, मैं ये जो मेजर्स आपने जिक्र किया ये बता के तो मैं अपनी जिम्मेदारी से उदा भरा नहीं होना चाहता। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन फिर भी जो टाइमिंग है आपके सफ़र की, आने जाने की, और उन एरियाज़ में जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, इस तरीके से ये जो एक्सपेंसिव फ़ोन्स की आपने बात की है, ना रखें या छुपा लें, जब बैंक्स में आप बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं जब, तो पुलिस को बताएं, हम आपको गार्ड देंगे, हम आपको कैश लेके ना जाएं, और कैश बड़ा लेकर जाना है तो आप हमें इतला दें, हम आपको साथ अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। हमें ब्रेक पे जाना है, न्यूज़ का टाइम हो चुका है। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। टाइम कम है, बहुत और बातें हम कर सकते थे, लेकिन आई होप कि जो लोग देख रहे होंगे कुछ उन्होंने सीखा होगा, कुछ इमेज इन लोगों का जो है वो जो लोग हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम करते हैं वो मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़रूर इन पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, कोशिश किए बगैर हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आपका अहमद चिनॉय साहब एंड अहमद नहीं, आप थे भरोका साहब, बुलाऊं क्या बुलाऊं, नईम साहब बुलाऊं? नईम साहब, थैंक यू सो मच। और आपसे मैं ज़रूर इन टच रहूँगी अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम हुई, आपका कार्ड मैं ले चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, न्यूज़ ब्रेक की तरफ। इन ये वक्त है मेरा।